एक्सेलरेटर लोड रिलीज होता क्या? So let's see here, suppose we have a simply supported beam and in this case there is no roller support. Correct? Simple support तो है but there is no rollers at any end. Both side we have hinge support. Is that clear? Like this. Suppose this is our beam and here we have a support like this. मतलब समझो कि दो पिलर हैं, इनके ऊपर डायरेक्टली बीम को रख दिया गया है. Yes or no? And there is no horizontal, no provision for horizontal translation at any end. Is it clear? Like this. And suppose it is subjected to some load P at mid span. यहाँ पे मैं mid span इसलिए कंसिडर करता हूँ जिससे यहाँ पे अभी कैलकुलेशन आसान हो जाए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शंस करेक्ट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दोस्तों आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं. सपोज दिस इज लोड P and suppose this is end A and suppose this is end B and this is C. Correct? B is a midpoint which is lie on at a distance of L by 2 and L by 2 from both ends. Is it clear? Now since this beam is symmetrical, that's why at both ends we have same reaction. Yes or no? दोनों ही एंड पे दोस्तों आपको सेम रिएक्शन मिलने वाली है. करेक्ट है? सेम मैग्नीट्यूड की रिएक्शन. इज इट क्लियर? लाइक दिस. दैट इज. एंड वन मोर थिंग, इससे पहले हम इसको और आगे बढ़े, यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा. इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डायरेक्ट डाउनवर्ड लोड, हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई अ इंक्लाइंड फोर्स. इज इट क्लियर? बिकॉज हियर आई नीड अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आल्सो. यस और नो? सपोज कुछ इस तरीके से आपका फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज acting at an angle 45 degree from horizontal axis. Is it clear? Like this. ये जो P फोर्स एक्ट हो रहा है एट 45 डिग्री एंगल पे लाई कर रहा है. इज इट क्लियर? तो दोस्तों इसको सिंपली हमें करना क्या पड़ेगा? फर्स्ट वी नीड टू रिजॉल्व दिस फोर्स. यस और नो? You can see here, this is its vertical component and similarly this is its horizontal component. Is it clear? This is horizontal component. And suppose this vertical component is nothing but it is considered as FV and this horizontal component is considered as HV. Is it clear? And let's see here, FV is nothing but this is P sine 45. Yes or no? And similarly FH can be written as P cos 45 degree. Yes or no? तो ये दोस्तों हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू है. And because of this vertical force here we can get reaction or simply you can say how to calculate this reaction. मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ. So first you write summation of all the vertical forces must be equal to 0 क्योंकि हमारे ये सिस्टम कैसा होगा दोस्तों? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा. And here we have vertical reaction that is RV1 sorry RVA and this is vertical reaction of RVB. Yes or no? कुछ यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस होगी दोस्तों. तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? RVA plus RVB this is equal to P sine 45 डिग्री. yes or no? Is it clear? ये हमारे पास दोस्तों आ गया फर्स्ट इक्वेशन. So another equation that is summation of movement about A. This is put it equal to 0. तो क्या आएगा दोस्तों? It is simply written as P sine 45 into L by 2 minus RVB into L. दिस इज इक्वल टू 0. तो जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों क्या वैल्यू आएगी? RVB इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू P sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. ये रिएक्शन RVB क्या है? तो सिंपल हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 RVA कैन ऑल्सो बी रिटन एज
P sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये हाफ वैल्यू है तो ऑब्वियसली RVA की वैल्यू भी हमें सेम मिलने वाली है। तो यहाँ से दोस्तों हमें मिल गई वैल्यू, और इसकी वैल्यू अगर मैं नेट वैल्यू लिख दूं यहाँ पे, क्या है दोस्तों, sin 45 की जगह 1/√2 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली क्या आ गया, P डिवाइडेड बाई 2√2। यस आर नो, करेक्ट। और यहीं पे अगर √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया जाए with numerator and denominator, then what you will get, RVA is equal to P√2 divided by 4। yes or no? तो यहां से हमें ये वर्टिकल रिएक्शन मिल गई, P√2 divided by 4, एंड सिमिलर दिस इज ऑल्सो P√2 divided by 4। ये हमारे पास ऐसी वर्टिकल रिएक्शन है, करेक्ट है दोस्तों, आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट आता है कि सिंस बोथ एंड्स आर हिंज्ड बट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, horizontal translation is not permitted, it means कि at this support here we have some reaction, और जो यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पे रिएक्शन अप्लाई कर दे रहा हूँ, और अभी आपको नहीं पता वेदर दीज डायरेक्शंस आर करेक्ट और नॉट, बट फिर भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, करेक्ट है। सो लेट्स सी हियर, दिस इज RHA and this is RHB, at both ends we have vertical reactions, yes, sorry, horizontal reactions, yes or no? And now once again here you can write, for solving this you just write summation of all the horizontal forces must be equal to 0, करेक्ट है दोस्तों। तो क्या इक्वेशन मिलेगा, RHA plus RHB, this is equal to net force, that is P cos 45 degree, yes or no? और सिंपली वी कैन से P/√2, यही वैल्यू आएगा दोस्तों, yes or no? इस तरह से लिख सकते हैं। एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, और इसे मैं सपोज कह देता हूँ दिस इज इक्वेशन 2, देन दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ टेल मी, इज देयर एनी मोर इक्वेशन, एंड स्टिल हियर वी हैव 2 अननोन्स, और तीनों हमने इक्वेशन लिख दिए, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड, यही तीनों कंडीशन होती है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, यस और नो, फॉर प्लेनर बॉडी, यस और नो। और तीनों कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया, एंड विद हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस वी आर अनेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यस और नो, एनीवन? हेलो, अब आप मुझे बता सकते हो कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या चाहिए, यू कैन सी हियर, हियर वी हैव 4 नंबर ऑफ अननोन, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, करेक्ट। हियर वी हैव 4 नंबर ऑफ अननोन्स, बट हियर वी हैव 3 अवेलेबल इक्वेशंस, यस और नो। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, इट मींस हियर वी हैव 1 डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, यस और नो, करेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ अननोन्स is equal to 4, and number of equations available equation is equal to 3, it means बालक, मैंने कहा ना कि ये कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो वेदर दिस assumed direction is right or wrong, but since here we know that the force net horizontal force is acting towards the left, that's why here I am applying horizontal reaction in right side, yes or no, करेक्ट। बट अभी भी आपको ये नहीं पता है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट हमने अज्यूम कर लिया, और अगर प्लस साइन आता है दोनों वैल्यूज की तो हम इसे करेक्ट मान लेंगे, अगर एक कोई साइन निगेटिव आता है तो आप डायरेक्शन चेंज कर देना, करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो, सिंस नंबर ऑफ अननोन्स is greater than number of available equation, therefore this problem belongs to statically indeterminate beam। कैसा beam है दोस्तों ये, this is statically indeterminate beam, is it clear? And here we have 1 degree indeterminacy, yes or no? Here we have 1 degree indeterminacy, yes or no? Here we have 1 degree indeterminacy, it means if we can find out any one more equation by any means, correct, किसी भी तरीके से अगर मुझे एक इक्वेशन मिल जाए एक्स्ट्रा, then we can solve this problem easily, yes or no? और वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कैसे मिलेगा, so let's see here, suppose if in this beam, instead of this beam, here we have a beam like this। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों,
यहाँ पे कुछ इस तरीके से बीम हो लाइक दिस। और चलो मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही बताता हूँ, कोई यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ करता। जस्ट सी हियर, सपोज यू हैव सिंपली अ बीम लाइक दिस, and this is the symbol of axial load release. Is it clear? This is a symbol of axial load release. मतलब आपने बीम में कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक जुगाड़ लगा दिया जो एक्सियल लोड ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ नहीं करता। करेक्ट है, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जीरो एक्सियल लोड। क्योंकि जैसे आपने लोड अप्लाई किया तो ये एंटायर बीम क्या होगा दोस्तों, शिफ्ट हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। करेक्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन मिल गया तो आपने इमीडिएट कह दिया कि भाई जहां भी आपको हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन मिलेगा वहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होगा, जैसे हमने रोलर सपोर्ट के केस में कहा था। यस और नो? और यहाँ पे कहीं फोर्स एक्ट हो रहा है लाइक दिस। दिस इज P sin theta sin 45, and similarly here we have this is P cos 45. Is it clear? P cos 45। इसे मैं रेड कलर से शो कर देता हूं जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। करेक्ट है दोस्तों, लाइक दिस। करेक्ट, ओके। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी। और ये जो इसे कहते हैं दोस्तों एक्सियल लोड रिलीज, एक्सियल लोड रिलीज। करेक्ट, एक्सियल लोड रिलीज। और दोस्तों जहां भी एक्सियल लोड रिलीज होगा समझ जाना एट दैट पॉइंट, करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट, द हॉरिजॉन्टल नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए प्रोविजन है, एंड वेन एवर वी हैव अ प्रोविजन फॉर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, दैट नेट फोर्स एक्टिंग, दैट नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एंड सपोज दिस इज पॉइंट डी, एंड दिस हॉरिजॉन्टल लोड रिलीज इज लाई ऑन एट a distance of L/4 करेक्ट, L/4 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। करेक्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, अनदर हियर वी कैन गेट वन मोर इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या मिलेगा कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। करेक्ट, एंड दिस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन ड्यू टू, किसकी वजह से मिला, ड्यू टू एक्सियल लोड रिलीज। इस एक्सियल लोड रिलीज की वजह से हमें ये पॉइंट एक्स्ट्रा इक्वेशन मिला, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एंड वंस यू गेट दिस इक्वेशन 4 तो सिंपली यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, एट दिस सपोर्ट हियर वी हैव हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RHA, एंड सिमिलरली हियर वी हैव RHC। तो क्या इक्वेशन आएगा दोस्तों, आर। अब इधर से अगर आप ऐड करनी स्टार्ट करोगे दोस्तों फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट साइड, फ्रॉम ए एंड, तो क्या आएगा ये RHA प्लस आगे बढ़ते ही सिर्फ यही फोर्स एक्ट हो रहा है, यस और नो, टिल दिस एक्सियल लोड रिलीज, यस और नो। तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, यस और नो। करेक्ट, आई थिंक समझ में आया क्या कह दिया मैंने यहाँ पे। आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट डी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इस डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सम, हॉरिजॉन्टल फोर्स के सम की वैल्यू जीरो। तो अगर मैं इस ए एंड से स्टार्ट करता हूं तो हियर वी हैव ओनली वन फोर्स दैट इज RHA, तो RHA इज इक्वल टू जीरो हो गया। एंड जैसे यहाँ पे आपको RHA इज इक्वल टू जीरो मिला तो सिंपली आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यस और नो, इक्वेशन थर्ड जो हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था, या फिर या तो आप न्यू इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। या तो मैं इसे अप्लाई करूं या इसी इक्वेशन के अप्लाई कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू दिस सी एंड।
करेक्ट है, दोनों से मुझे सेम रिजल्ट मिलने वाला है। करेक्ट है, चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूँ तो क्या कहता था, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो क्या है ये, तो आर एच ए माइनस पी कॉस 45 प्लस RHC दिस इज इक्वल टू जीरो। और जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि RHA क्या है, जीरो है। देन हियर वी कैन गेट RHC इज इक्वल टू P cos 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे RHA की वैल्यू मिल गई और RHC की भी वैल्यू मिल गई, ये सारो। या फिर एक और तरीका मैंने जैसे आपको बताया था, यू कैन ऑल्सो राइट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट अ पॉइंट D इज इक्वल टू जीरो और एंड इट इज मेजर्ड फ्रॉम दिस C एंड। यस आर नो, राइट टू लेफ्ट की तरफ चलो तो क्या आएगा यहाँ पे, RHC नेगेटिव प्लस P cos 45 और यहाँ पे D पॉइंट पे पहुंचते ही हमें क्या मिल गया, जीरो। करेक्ट है, तो सिंपली यहां से क्या मिल गया, RHC इज इक्वल टू P cos 45 डिग्री। करेक्ट, तो किसी भी तरीके से आप अप्लाई करो आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, एनीवन, कहीं किसी को कुछ भी डाउट लग रहा है क्या? हेलो, एनीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऐसे दोस्तों, ये फर्स्ट वन हो गया, दिस इज सेकंड वन, दैट इज बेंडिंग मोमेंट रिलीज। यू कैन सी बेंडिंग मोमेंट। RH0 कैसे हुआ वो फिर से बता दीजिए। ओके निखिल, डोंट वरी सर। एक्सेल लोड रिलीज कितनी डिस्टेंस पर है, इसे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क, यस नहीं फर्क पड़ने वाला। करेक्ट है, कहाँ पे लगा इससे डजेंट मैटर, कहीं भी लगा दो, वो आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ही देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मूवमेंट का इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं। करेक्ट है, चलिए फिर से अखंड, ओके मैं फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी। देखो हमने क्या यहाँ पे लिखा कि देखो मैंने आपको क्या कहा था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। अगर आपके पास किसी बीम में यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट का मतलब क्या था कि दिस सपोर्ट कैन परमिट हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ द बीम। ये सानो, और जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन परमिटेड है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ दिस रोलर हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई एन एक्सियल लोड रिलीज। यस और नो, करेक्ट, यहाँ पे हमने एक एक्सियल लोड मतलब दिस रिलीज कैन प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ द बीम। करेक्ट, मतलब इस डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बीम हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट हो सकती है। और सिंस with respect to this D point, the beam can horizontally translate it. It means the horizontal reaction or net horizontal force at that point must be equal to zero. Yes or no? इस D पॉइंट पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। और जैसे पता चल गया कि भाई यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, अर्पित ये एक्चुअली हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब आप लोड लगाओगे यहाँ पे देखो P साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जब लोड एक्ट हो रहा है, तो अगर आप बीम को एक्सेल मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे तो इस लोड की वजह से क्या होगा, या तो ये इलोंगेट होगा और मे भी हो सकता है कि जो लोड है इसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होने वाली दैट विल बी हाइयर देन इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू। करेक्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से फेल हो जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कहीं ना कहीं इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन दोगे, क्योंकि जब इसमें लोड एक्ट होगा तो इसकी लेंथ में चेंजेस जरूर होंगे। ये सानो, एंड इवन वर्टिकल लोड एक्ट होगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये बीम है और ये सपोर्ट है, और चलो मैं सिर्फ बेंडिंग का ही बताता हूँ। यहाँ पे एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है वर्टिकल फोर्स, तो इस लोड की वजह से ये बीम बेंड होगा कि नहीं, ये सानो लाइक दिस। जब ये बेंड होगा तो आप देखोगे कि इसकी लेंथ चेंज होगी। अगर इस चेंज इन लेंथ को अगर आप कंपनसेट ना करें किसी भी तरीके से तो फेलियर हो जाएगा। ऐसा ना, अगर आपने रिजिडली दोनों एंड में सपोर्ट से इसको फिक्स कर दिया कि भैया तुम्हारी लेंथ हम चेंज नहीं होने देंगे, और आपने लोड अप्लाई किया और इस बीम में जैसे बेंडिंग हुई तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ चेंज होगी। ऐसा नो, क्योंकि आप देखो ना इस कर्वेचर की लेंथ
इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ से ज्यादा होगा ना। तो अगर यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का प्रोविजन नहीं दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा, या तो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा या बीम इटसेल्फ ब्रेक हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग। यस और नो? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों क्यों हॉरिजॉन्टल इस एक्सियल लोड रिलीज की नीड है। यस और नो? समझ में आ गया क्या? हेलो अर्पित, यस अर्णव, समझ में आ गया बालकों? चलो अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। क्या था क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन ही भूल गया। चलो यही मेन क्वेश्चन था ना कि एक्सेल लोड रिलीज क्यों लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को आंसर मिल गया क्या दोस्तों? अगर फिर भी डाउट हो तो बता दो मुझे फटाफट। करेक्ट है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने इक्वेशन लिखा कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एट पॉइंट डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो चाहे आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलो या राइट से लेफ्ट की तरफ चलो, कहीं से भी जाओ, आपको यहाँ पे आते हुए फोर्स क्या मिलेगा? यहाँ पे नेट फोर्स क्या मिल जाएगा? जीरो। तो जब मैं ए एंड से स्टार्ट किया सम करना, तो हियर वी हैव ओनली वन फोर्स दैट इज आर एच ए, और कोई फोर्स है नहीं। हमने क्या लिखा था? एफ डी इज इक्वल टू जीरो। तो आर ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा कि नहीं? एंड सिमिलरली अगर आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आर एच सी, और एक कंपोनेंट मिल रहा है पी कॉस 45, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए मैंने एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव लिख दिया। ये सानो, तो यहाँ से आर एच सी की वैल्यू मिल गई कि नहीं, बोलो? करेक्ट। यहाँ से आर एच ए की वैल्यू मिल गई, और अदरवाइज आपके पास जैसे आर एच ए जीरो मिल गया, तो यहाँ पे हमने एक और इक्वेशन लिखा था कि ये बीम हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी? जब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करते ही हमें आर एच ए की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी आर एच बी की। ये सानो, तो आई थिंक दोस्तों समझ में आया कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एनीवन? अब आप मुझे बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो फटाफट बोलो। किसी को कुछ डाउट लग रहा है क्या? हेलो? एनीवन? अखंड, अर्णव, यस? एनीवन? या आगे बढ़े फिर? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले बेंडिंग मोमेंट रिलीज, और इससे गेट 2021 में इवन क्वेश्चन आया था दोस्तों। इससे कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? गेट 2021। और संयोग से मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, एवरी ईयर मैं बताता ही हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़े थे, अगर उन्होंने सीरियसली लिया होगा तो विदाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम डायरेक्ट आंसर किए होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। बेंडिंग मोमेंट रिलीज क्या है? यू कैन सी इट। Suppose you have a beam like this, and here we have three supports instead of two. Here we have three supports. Is it clear? This is support number one. कहीं भी लगा दो बल्कि सेम रिजल्ट मिलेगा। आपको जो डाउट लगता है ना कि अगर इधर लगा दे तो क्या होगा, तो ये आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो, लगा के देख लो और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, और फिर मुझे बताओ कि क्या चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू मी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी आप देख लो लगा के, मे भी हो सकता है कुछ चेंज मिल जाए आपको। करेक्ट है दोस्तों? लेकिन पता है जब भी आपको कभी ऐसा लगे ना, ये ऐसे क्वेश्चन आने जरूरी है, ठीक है ना, जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे। तो जब भी आपको लगे ना कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो आप तुरंत उसी चीज को अप्लाई करो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। मेथड तो आपको पता ही चल गई कि कैसे सॉल्व करना है, तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। और इवन आप जब रिजल्ट खुद निकालोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्टअप होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए देखो, आप चैट बॉक्स में भी जब क्वेश्चन पूछते हो ना मेरे से, तो मैं कभी डायरेक्ट आंसर आपको नहीं देता। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आप लोग खुद मेहनत करो, थोड़ा सा ट्राई करो सॉल्व करने की, और नहीं होगा तो फिर तो हम बताएंगे ही, ठीक है ना। चलिए, यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आर एच सी जीरो हो जाएगा, आर एच ए जीरो नहीं होगा। करेक्ट है, हो सकता है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास कुछ इस तरीके का बीम है सपोज। करेक्ट, दिस इज लोड पी एंड दिस इज ऑल्सो लोड पी। चलो पी पी सब लेके चलता हूँ।
और ये दोनों ही लग रहे हैं इन दोनों इंडिविजुअली मेंबर के मिड स्पैन पे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। और मैं कह देता हूं कि इनकी जो डिस्टेंस है इनके बीच में इक्वली स्पेस्ड है, मतलब L/2 डिस्टेंस पे सारे लाई कर रहे हैं, लाइक दिस। करेक्ट है दोस्तों, सारे इक्वी डिस्टेंस में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा RVA, या सिंपली मैं अगर ABCD नहीं लिखता हूं, है ना, ABCD की जगह दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा लिखने के लिए। दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4 एंड दिस इज 0.5। करेक्ट। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगा दोस्तों, R1। मैं यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन शो करूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों एंड पे क्या होगा दोस्तों, 0। दिस इज R3 एंड दिस इज R5। करेक्ट। अब देखो, इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो अगेन यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी कितनी है। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, चलो लिख ही देता हूँ, RH1। बाकी सब जगह दोनों एंड पे 0.3 एंड 0.45 पे रोलर सपोर्ट होने की वजह से कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, और अवेलेबल इक्वेशंस कितनी है, ओनली 3। इट मींस अगेन हियर वी हैव 1 डिग्री इनडिटर्मिनेंसी, यस और नो। हमारे पास फिर से क्या मिला दोस्तों यहाँ पे, 1 डिग्री इनडिटर्मिनेंसी, यस और नो। करेक्ट है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो सिंपली जो हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस है पहले उनको लिखो। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, RH1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, यहां से आपको इक्वेशन मिलेगा R1 प्लस R3 प्लस R5, दिस इज इक्वल टू 2P, एंड सपोज दिस इज इक्वेशन 2, और ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1। थर्ड हमारे पास क्या इक्वेशन अवेलेबल है दोस्तों, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, इधर वी कैन राइट पॉइंट अबाउट A इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे देखो, P इंटू L/2 माइनस R3 इंटू L प्लस P इंटू 3L/2 L प्लस L/2 3L/2 माइनस R5 इंटू 2L एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, R3 R5 एंड R1, और हमारे पास 3 अननोन्स है, जबकि हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस कितनी है, ओनली 2 इक्वेशंस है। इसे मैं अगर थर्ड इक्वेशन कह दूं तो सेकंड एंड थर्ड ही इक्वेशंस है, और जबकि हमारे पास अननोन आ गए 3, 2 इक्वेशन 3 अननोन्स। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें दोस्तों, अगेन हम यहाँ पे फंस गए। करेक्ट है। तो इस केस में हमने क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपली देखो, सपोज इस डिस्टेंस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ L/4 मैं यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट लगा दिया, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल हिंज। इसका नाम आपने सुना होगा, इंटरनल हिंज, यस और नो। और जैसे इंटरनल हिंज लगा है एंड सपोज दिस इज 0.6 विच इज लाई ऑन एट ए डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम इधर 4 और 5, कहीं से भी मेजर करो L/4 डिस्टेंस मिलेगा। तो जैसे हमने इसको कह दिया कि दिस इज इंटरनल हिंज, तो अब देखो राइट साइड से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि हिंज सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली मोमेंट इसके अबाउट क्या होगा दोस्तों, 0। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इक्वेशन मिली, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट 6 पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0, यस और नो। और जैसे हमें ये इक्वेशन मिला और राइट से लेफ्ट की तरफ हम चलेंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा, R5 इंटू L/4, और इन बिटवीन 5 एंड 6 कोई और वैल्यू नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या मिल गया, R5 इज इक्वल टू 0, एंड वंस यू गेट R5 इज इक्वल टू 0, तो अब आपके पास यहाँ पे कितनी है, 2 अननोन्स बची और 2 इक्वेशन मिली, यस और नो। दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो सिंपली यहां से आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, R1 R3 की वैल्यू की नहीं, यस और नो। नाउ फ्रॉम, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R3 एज वेल एज R1। इन दोनों की वैल्यू इजिली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, हेलो। तो ये मेथड है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि बेंडिंग मोमेंट रिलीज क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट रिलीज लिखना मैं भूल गया, दिस इज रिलीज, इसे कहते हैं बेंडिंग मोमेंट रिलीज। सो आई वंस अगेन, इफ यू हैव अ बीम लाइक दिस
और एक और चलो एग्जांपल बताता हूँ इसी बेंडिंग मोमेंट रिलीज का, जो कि गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. You can see here, suppose we have a cantilever beam like this, and in this cantilever beam we have a roller support at free end. तो ये क्या बन गया दोस्तों? This is nothing but this is called as probe cantilever beam. Yes or no? Correct. And suppose at mid span here we have internal hinge like this. Is it clear? और जो लोड एक्ट हो रहा है वो इस रीजन के मिड स्पैन पे लग रहा है, एंड सपोज दिस इज लोड P. Now you can see, suppose this is A, this is B, this is C, and this is D point. Yes or no? तो ये लेंथ कितनी होगी दोस्तों? You can see here, this is L/2, this is L/4, and this is L/4. ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स गेट एग्जाम में आ चुका है दोस्तों. ध्यान से देखना कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. एंड दिस इज प्रोब कैंटिलीवर बीम, एंड ऑब्वियसली हियर वी हैव 1 डिग्री इंडिटरमिनेंसी. कैसे देखो, यहाँ पे हमें वर्टिकल डायरेक्शन मिला RVA. Similarly, here we have vertical direction, that is RVD, correct? And similarly, here we have a horizontal direction, that is RHA. And along with this, here we have a bending moment, resistive moment, that is MA. करेक्ट है. दोस्तों रिएक्शन कितना हो गया? 1, 2, 3 एंड 4. जबकि अवेलेबल इक्वेशंस कितनी है? ओनली 3. अगेन वी आर अनेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम by using static equilibrium condition. कैसे? For example, you just write first equation, that is first condition, that is summation of all the horizontal forces must be equal to 0. तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि since there is no horizontal load, therefore RHA is equal to 0. तो एक वैल्यू तो मिल गई. And let's see, this is equation 1. Next, that is summation of all the vertical forces must be equal to 0. तो यहाँ से क्या इक्वेशन आएगा? RVA plus RVD, and this is equal to net load P, डाउनवर्ड जो लग रहा है, and this is equation 2. करेक्ट. नेक्स्ट देखो यहाँ पे summation of moment about D point, this is equal to 0. इससे D के अबाउट 0 हो सकता है क्योंकि D पॉइंट ही हमारे पास यहाँ पे हिंज सपोर्ट है ना. रोलर के साथ साथ यहाँ पे हिंज होगा. मैंने रोलर ही बस बना दिया, बट ये हिंज भी है. करेक्ट है दोस्तों. तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इस लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या आएगा? MA माइनस RVA इंटू L प्लस P इंटू L/4, एंड दिस इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज इक्वेशन 3. अब आप देखो यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज सेकेंड रिएक्शन, एंड दिस इज थर्ड रिएक्शन. Now again you have 3 unknowns, but here we have only 2 equations, that is equation number 2 and equation number 3. Equation number 1 का कोई यहाँ पे यूज नहीं है, उससे ऑलरेडी रिजल्ट मिल चुका है. Yes or no? करेक्ट है दोस्तों. But you can see here at this point, here we have a hinge, internal hinge. यहाँ पे क्या है दोस्तों? इंटरनल हिंज अवेलेबल है. तो जैसे हमें यहाँ पे नजर आया कि भाई एट पॉइंट बी वी हैव इंटरनल हिंज, देयरफॉर मूवमेंट एक्टिंग, नेट समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट दिस बी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0. करेक्ट. जब बी 0 है तो चलो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ अगर हम मूव ऑन करें तो क्या इक्वेशन बनेगा? RVD, और ये हिंज कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ L/4. ये सर नो L/4 minus P into not L/4, this is L/2 minus P into ये L/4 डिस्टेंस पे है. और जैसे यहां से B पॉइंट पे पहुंचे तो नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0. एंड जैसे हमें ये इक्वेशन मिल गया तो सिंपली क्या निकल सकता है आपको? RVD इज इक्वल टू PL/4 डिवाइडेड बाई L/2, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसकी वैल्यू आएगी P/2. करेक्ट. तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि RVD इज इक्वल टू P/2. करेक्ट. तो ये हमारे पास एक अननोन सॉल्व हो गया. दूसरा पहला तो RHA ऑलरेडी पता चल चुका है, एंड दिस इज सेकंड वन. और जैसे ये वैल्यू मिल गई तो अब आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो RVA प्लस RVD की वैल्यू क्या है? P/2, एंड दिस इज इक्वल टू P. यहां से RVA की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? सिंपली वी कैन राइट P/2. तो देखो दोनों वर्टिकल रिएक्शंस मिल गई हमें, RVD एंड RVA. यस और नो? और जैसे मिल गया तो सिंपली अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, इनकी वैल्यू पुट करो और MA की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. तो MA माइनस RVA क्या है? P/2
इंटू एल प्लस पी एल बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों एम ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पी एल बाई 2 माइनस पी एल बाई 2, तो सिंपली लिख सकता हूँ पी एल बाई 2 माइनस पी एल बाई 4, तो सिंपली ये आ जाएगा दोस्तों पी एल बाई 4। तो यहाँ से एम ए की वैल्यू आ गई पी एल बाई 4। करेक्ट। इस तरीके से दोस्तों आप एम ए की वैल्यू भी पता कर लिए। तो अब आप मुझे बताओ, ये ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कोई दिक्कत होगी क्या? एनी डाउट? हेलो, एनीवन? और दोस्तों लाइक जरूर कर देना लेक्चर को अगर अभी तक लाइक नहीं किया। हेलो, एनीवन? ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और लास्ट यहाँ पे है, दैट इज शियर लोड रिलीज। और ये स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले क्वेश्चन में रहता है वो, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है ना। मैंने आपको देखो पहले क्या बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो क्वेश्चन ऑलरेडी अगर गेट एग्जाम में सॉल्व कराना है तो वो उसकी वैल्यू जरूर देगा। करेक्ट है, वहां पे कुछ ना कुछ जुगाड़ देगा। अगर यहाँ पे इंटरनल हिंज नहीं होता तो भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, बट उस केस में हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखना पड़ता। हिंज सपोर्ट के अबाउट जीरो होगा, इसलिए हमने पॉइंट डी के अबाउट जीरो लिखा। करेक्ट है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट ए में फिक्स सपोर्ट है और डी पॉइंट पे आपके पास हिंज हिंज सॉरी रोलर सपोर्ट था। चलो मैं रोलर बना ही देता हूँ। लाइक दिस। और यहाँ पे हमारे पास हिंज भी था, है ना। रोलर सपोर्ट में हिंज सपोर्ट होता है कि नहीं, बोलो। तो जब यहाँ पे हिंज है ऑलरेडी, तो इस पॉइंट का अबाउट मूवमेंट तो जीरो होगा ना। तो अब समझ में आ गया क्या? बोलो हेलो। चलिए अब देखते हैं सीएल लोड रिलीज। यस सर, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू जीरो एंड मूवमेंट इक्वल टू जीरो। समेशन इक्वल टू जीरो होगा, पहले कभी भी मूवमेंट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, है ना। जब भी आप यहाँ पे देखो, क्यों ये जो अभी हम इक्वेशन लिखते हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। करेक्ट है अर्पित, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन होने की वजह से ही हम हर जगह लिखते हैं कि समेशन ऑफ फोर्स जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो। अब मैं कभी आपको ये नहीं बताता कि इसकी इस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो है। इंडिविजुअली मूवमेंट भी जीरो होगा इन सपोर्ट के अबाउट, और उस पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट भी जीरो होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। अदरवाइज इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? पी एल बाई 4 कैसे आया बालक? आपको आरवीडी और आरवीए की वैल्यू मिल गई, और जैसे मिल गई तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो और जीवन के मजे लो, आपको एमए की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। ठीक है अंकुश? हेलो, चलो भाई आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट सीएल लोड रिलीज। हाँ, हमेशा दोनों ही जीरो होगा। यस सुरुचि, इंडिविजुअली भी जीरो जीरो होगा और समेशन तो जीरो होगा ही। दोनों ही जीरो होगा। ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको कल बताया था ना, कल रोलर सपोर्ट हिंज सपोर्ट कल की क्लास में बताया था। वहां पे बताया था ना कि जो मूवमेंट होगा एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, रेजिस्टिव मूवमेंट इज जीरो एट हिंज सपोर्ट। करेक्ट है।
चलिए देखें नेक्स्ट। अब देखते हैं शियर लोड रिलीज। Once again, suppose we have a beam like this. सपोज वंस अगेन कॉन्टिन्यूस बीम का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, और इवन मोर देन 3 4 5 6 कितने भी सपोर्ट हो सकते हैं, करेक्ट है। सपोज दिस इज पॉइंट ए, 1 कहूंगा मैं, इसे ए नहीं कहूंगा, और लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है। वंस अगेन सेम तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। दिस इज पी, दिस इज पी, एंड दिस इज 1 2 3 4 5, करेक्ट है। तो अगेन प्रॉब्लम यही आएगी दोस्तों, यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन ये हो गया, एक वर्टिकल रिएक्शन इस सपोर्ट में मिलेगा, यस आर नो, लाइक दिस, और एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। इज इट क्लियर? एंड यू कैन सी दिस इज नथिंग बट दिस इज R1, दिस इज R3, एंड दिस इज R5। इज इट क्लियर? अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अगेन वही सेम इशू आएगा। और ये तो ऑलरेडी आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बता चुका हूँ कि इस केस में भी आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल हिंज प्रोवाइड करके भी हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। लेकिन इंटरनल हिंज प्रोवाइड करना एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होगा, करेक्ट है। कई बार ऐसा होगा कि आप बीम को कुछ तरीके से नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, इस केस में शियर लोड रिलीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और शियर लोड रिलीज क्या है, जैसे आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए रोलर्स प्रोवाइड करते हो, वैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसलेशन के लिए भी ऐसे रोलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, करेक्ट है। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों बीम वर्टिकली इजीली मूव कर सकती है। तो इस तरीके के जब भी हमारे पास ऐसे प्रोविजन प्रोवाइड होगा, इसे कहेंगे हम शियर लोड रिलीज, करेक्ट। और जैसे शियर लोड रिलीज मिला तो नेट शियर फोर्स इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, नेट शियर फोर्स मीन समेशन ऑफ शियर फोर्स करस्पॉन्डिंग टू दिस, एंड सपोज दिस इज पॉइंट 6, करस्पॉन्डिंग टू दिस 6 पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0, करेक्ट। लेकिन कौन सा, शियर फोर्स ओनली, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे ऐसा ना लिख के मैं ऐसा लिखता हूं, एफ एस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 6 मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर आप शियर कहोगे तो ये फोर्स कौन सा होगा, वर्टिकल होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन आपको मिलने वाला है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सिंपली इट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस, सॉरी दिस इज R3 प्लस R5, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 2P। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या हम यूज करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, इधर पॉइंट 1 2 1 3 और 4, किसी भी हम पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। सपोज अबाउट 1 अगर हम लिखें तो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये सानो। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइडर, सुरुचि, एक्चुअली मुझे सिविल इंजीनियरिंग का टर्मिनोलॉजी तो याद नहीं है, या इवन मुझे पता नहीं है, मैं भी कह सकते हो, आप लोग देख लेना वो बुक में, करेक्ट है। इवन मुझे ये भी नहीं पता ये गाइडर होता क्या है, करेक्ट है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 इज समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा p इंटू एल बाई 2। तो बस फिर कह सकते हैं, श्योर कह सकते हैं,
और नहीं तो चलो मैं बुक में देख लूंगा फिर बता दूंगा। करेक्ट है। तो P इंटू एल बाई टू माइनस R3 इंटू एल। देखो दोस्तों मुझे नहीं पता, जब मुझे नहीं पता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई कि नहीं पता, ठीक है ना, सीधी सी बात। करेक्ट। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी ऐसी चीजें कुछ यूज में नहीं आती। और सिविल इंजीनियरिंग का आ सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, इसके लिए डिनाई भी नहीं कर सकते। ये क्या आएगा दोस्तों, P इंटू 3L/2। करेक्ट। और अभी एज्यूम कर लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और लगा भी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन R5 इंटू 2L दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन। बट स्टिल हियर वी हैव 3 अननोन्स एंड ओनली वी हैव 2 इक्वेशंस, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई करूं कि नेट शियर फोर्स एट पॉइंट 6 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, R5 इज a shear force because it is acting parallel to the cross section। yes or no। और इस C6 पॉइंट के राइट साइड सिर्फ R5 है और कोई और फोर्स नहीं है, तो इनका सम क्या आएगा, 0। तो R5 यहाँ से 0 मिल गया, और जैसे R5 0 मिल गया तो यहीं पे सेम इक्वेशन आप कुछ इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपली यू कैन सी R1 माइनस P प्लस R3 प्लस P दिस इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ पे, और ऑब्वियसली ये सेम इक्वेशन आएगा, क्यों मैं लिख रहा हूँ पॉकेट में, देखो इस इक्वेशन 1 में इस R5 वाले टर्म को कर दो 0, तो R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 2P मिल गया। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन है, R3 और ये 5 है तो इसको कर देते हैं 0। करेक्ट। तो अब इस तरीके से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपली हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we can easily find out the value of R1 as well as R3। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं, आप मुझे बताओ, ये इजिली सॉल्व कर पाओगे दोनों इक्वेशन। हेलो, यस अखंड, तभी तो मैं लिख रहा था, फिर मैंने कहा सेम इक्वेशन मिलेगा क्यों लिखूं। और चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए, R1 माइनस पी प्लस R3 माइनस पी दिस इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा ये, सॉरी R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 2P। और आई थिंक आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है और इक्वेशन 1 दोनों सेम इक्वेशन है। करेक्ट है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या किसी को, एनीवन? हेलो। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ, सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस। सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस। करेक्ट। और एक वन मोर थिंग दोस्तों, देखो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोनों के लिए सेम कॉमन है, कुछ भी अलग नहीं है। करेक्ट है। बट डिफ्लेक्शन भी लगभग लगभग समवॉट सेम है, बट डिफ्लेक्शन में कुछ और भी मेथड्स होती हैं जो स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई जाती है, मैकेनिकल में उनका कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। करेक्ट है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर हम क्यों डिफ्लेक्शन वाला पोर्शन अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टी से ही करा दें तो आपको कैसे लगेगा, यू फील बेटर, या फिर मैं ही इसको बताऊं? हेलो, एनीवन? अंकुश, सुरुचि, अखंड? क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग में आप देखोगे, सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों क्या है कि डिफ्लेक्शन का बहुत ह्यूज एप्लीकेशन होने वाला है। करेक्ट है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन। करेक्ट है। इवन बहुत सारे आपका स्ट्रक्चर है या कुछ और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको बिना डिफ्लेक्शन के एक स्टेप आगे नहीं बढ़ोगे आप, और तभी पूरा कवर भी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं, चलो मैं एक काम करूंगा, मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगा जो मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। और फिर इसी को हम लोग
सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी से मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है, वहां पे रेडी होते हैं, तो उनके थ्रू भी हम कुछ एसएफटी सॉरी डिफ्लेक्शन के कुछ टॉपिक और कुछ और भी एक दो टॉपिक जो रह गए हैं सिविल इंजीनियरिंग के, ठीक है ना, उनको भी कवर करा देंगे, ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि मेरी उन मेथड्स में कमांड नहीं। हाँ, डिफ्लेक्शन हम हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद सम फ्यू प्रॉब्लम्स, करेक्ट है। हाँ, सिविल फैकल्टी इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सिविल की फैकल्टी अगर उस चीज को पढ़ाएंगे तो उनके अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेटर होगा, जहां तक मुझे लगता है। जनरली हर जगह जो पढ़ाया जाता है, कोई भी मैकेनिकल के ही सर पढ़ा देते हैं सब कुछ, बट जहां जहां तक मेरा मानना है कि कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कोर सिविल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है, तो सिविल की फैकल्टी पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा इवन, करेक्ट है। तो अभी तो मैं चलो पढ़ा ही रहा हूँ, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, तो कोई ना कोई सर पढ़ा ही देंगे, तो एब्सोल्युटली 100% कोर्स कवर होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको देख लेते हैं फटाफट, और फिर कल से हम लोग एस एफ डी पीएमडी ड्रॉ करना सीखेंगे। तो इसके अलावा 2 क्लास और लगेगी दोस्तों, जिसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डब्लू, दैट इज इसे कहते हैं हम रेट ऑफ लोडिंग। डब्लू को कहते हैं रेट ऑफ लोडिंग, और इसकी यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन पर मीटर, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं है। दिस लोड इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और सिंपली यू कैन से लेंथ ऑफ द बीम, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है डेल एस एफ शियर फोर्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। यहाँ पे मैं प्लस माइनस कुछ भी आपको नहीं बताने वाला, वो सारी चीजें जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, करेक्ट है, विद साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये रिलेशन है, एंड सपोज इफ यू हैव अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, अगर आपके पास लीनियर वैल्यू तो डायरेक्टली बता देते हो, बट अगर आपके पास कुछ फंक्शन हो एंड यू नीड टू फाइंड आउट शियर फोर्स, तो दोस्तों इसका एक ही तरीका होता है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो। इफ यू हैव अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो डब्ल्यू है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, करेक्ट है। तो उस केस में सिंपली हम इस इंटीग्रेशन की हेल्प से कंप्लीट शियर फोर्स पता कर सकते हैं, यस आर नो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है, डब्ल्यू एस एफ बाई डेल एस एफ बाई डेल एक्स, करेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पे इससे भी आप यूनिट देख सकते हो, शियर फोर्स यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, करेक्ट है। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। इवन अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट मैं रिलेशन बता दूं, एस एफ इजिकल होगा डब्ल्यू इंटू एक्स टू दावर 1। यहां से क्या रिजल्ट मिला कि जो शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स डायग्राम एस एफ डी इज ऑलवेज is always 1 degree, is always 1 degree higher than rate of loading W। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। देखो कैसे, अगर आपका W कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब तो शियर फोर्स जो होगा दोस्तों ये लीनियर होगा, करेक्ट है, 1 डिग्री है। और वहीं पे अगर W इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1 है, करेक्ट है, लीनियर है, इसका मतलब अगर आपका W लीनियर है तो शियर फोर्स आपको मिलेगा पैराबोलिक, करेक्ट है। 1 डिग्री हायर करते चले जाओ, इज इट क्लियर। और ऐसे ही आप इसकी डिग्री बढ़ाओगे W की तो शियर फोर्स की डिग्री बढ़ती चली जाएगी। तो आई थिंक ये पॉइंट याद रखोगे, शियर फोर्स डायग्राम इज ऑलवेज 1 डिग्री हायर देन रेट ऑफ लोडिंग डायग्राम, करेक्ट है, रेट ऑफ लोडिंग डायग्राम से 1 डिग्री हाइयर होगा, करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट रिलेशन देखो, जो शियर फोर्स होता है दिस इज नथिंग बट दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट है। इसे दोस्तों कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज शियर फोर्स। इसे क्या कहते हैं दोस्तों हम, शियर फोर्स। सिंपली यू कैन से इफ यू हैव कांस्टेंट मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट,
देन दोस्तों याद रखना शियर फोर्स हमेशा क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। ये सर नो। और इसके अलावा एक और हमें रिजल्ट मिलेगा कि सी बेंड, इफ यू नीड टू फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट, करेक्ट, आपको बेंडिंग मोमेंट पता करना है एंड यू हैव द फंक्शन ऑफ शियर फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो देखो कैसे पता करेंगे, तो सिंपली बेंडिंग मोमेंट कैन बी रिटर्न एज शियर फोर्स टाइम्स dx। इस तरीके से इंटीग्रेशन करने से आपको नेट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, जिस लेंथ में भी आपको पता करना हो। ये सार नो। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं सिंपल टर्म में, क्या लिख सकता हूं, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एस एफ इंटू एक्स टू दावर वन। यहां से क्या पता चला कि जो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है दोस्तों, सिंपली अगर मैं कहूं कि बी एम टी इज ऑलवेज 1 डिग्री, क्या होगा दोस्तों, 1 डिग्री हाइयर देन एस एफ टी, करेक्ट है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा शियर फोर्स डायग्राम से 1 डिग्री हाइयर होगा, करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। और एक और थर्ड रिलेशन है, करेक्ट है, यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ लोडिंग लिखूं तो मैंने आपको बताया था इट इज सिंपली रिटर्न एज डेल एस एफ बाई डेल एक्स, और एस एफ की जगह लिख सकते हैं डेल बी एम बाई डेल एक्स। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ लोडिंग। यस और नो। ये हमारे पास रिलेशन है। फर्स्ट डेरिवेटिव होगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ लोडिंग, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ लोडिंग। और जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा कि बी एम डी इज 2 डिग्री, क्या मिलेगा दोस्तों, बी एम डी इज 2 डिग्री हाइयर देन रेट ऑफ लोडिंग। कैसे, देखो, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इक्वेशन देखा एस एफ इंटू डी एक्स, और एस एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू एक्स। ये ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है, देखो एस एफ की जगह डब्ल्यू इंटू एक्स, तो डब्ल्यू इंटू एक्स टू दावर वन इंटू डी एक्स, और आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, 2, तो सिंपली समझ में आया कि नहीं। तो BMD जो होगा वो हमेशा रेट ऑफ लोडिंग से 2 डिग्री हायर होगा। ये सानो। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। ये रिलेशन आपको अगर पता है तो जब आप शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपसे एरर नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ पे लीनियर कर्व मिलने वाला है, कहाँ पे पैराबोलिक मिलने वाला है, कहाँ पे क्यूबिक मिलने वाला है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी, करेक्ट है, इजिली पता चल जाएंगी, करेक्ट है। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया क्या। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे किसी कोई डाउट है क्या इस रिलेशन में, हेलो, एनीवन। अब किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे बता सकते हो दोस्तों, फिर इसको इसके बाद मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करूंगा, करेक्ट है। और अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो ठीक है, मान लेते हैं सब सही है। ये समझ में आया कि ऐसे कह दिया कि सब कुछ क्लियर है, कुछ समझ में नहीं आया, सब आर पार हो गया, ईमानदारी से बताना भाई, ठीक है। और कुछ भी अगर आपका सजेशन रहे ना तो आप लोग चैट बॉक्स में, ये लेक्चर एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मैसेज के थ्रू हमें बता सकते हैं, अगर कुछ आपके सजेशंस हो, कुछ क्वेश्चंस हो। यस, कल हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर में बताऊंगा, कहीं कोई डाउट ही नहीं रहेगा, करेक्ट है, एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा, करेक्ट है, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, डोंट वरी। आज के बाद आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अखंड में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, बट मैं इसको कंप्लीट कर दूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, करेक्ट है। उसके बाद मैं एक दो दिन थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं मेटल फॉर्मिंग को कंप्लीट करूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है मेटल फॉर्मिंग, उसके बाद फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैकेनिक्स में पढ़ाऊं, करेक्ट है। तो अभी तो समझो जुलाई के मंथ में तो स्टार्ट नहीं करूंगा, जुलाई के बाद स्टार्ट करूंगा।
तो चलिए दोस्तों, और किसी को कुछ बताना है, कुछ पूछना है? सर नोट्स सॉम के, हाँ मैं भूल गया, ये लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा सारे जितने भी थे अपने। और साथ में मैंने आपको कहा था कि मैं अपना नोट शेयर करूंगा, तो चलो वो भी मैं कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। देखो ये डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी क्या है ना। और आपका स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो वो किस तरीके का है, कैसी आपको वहां पे स्टेबिलिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें डिसाइड की जाती है। और मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमारा कभी स्ट्रक्चर से कोई ऐसा पाला ही नहीं पड़ता है ना। बट जो जहां तक मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया है, तो उसमें यही है कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट कैसे स्ट्रक्चर में, उसके अकॉर्डिंग ही हम बीम वहां पे उस या लोड रिलीज हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट। एनीथिंग एल्स? तो मेटल फॉर्मिंग की क्लासेस अभी नहीं रहेंगी दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट करूंगा उसके बाद, क्योंकि अभी काफी ऑफिस वर्क भी स्टार्ट हो गया है, तो वर्कलोड काफी बढ़ गया है ना। तो मैं एट ए टाइम सिर्फ एक ही लेक्चर ले पाऊंगा, तो अभी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फोकस कर रहा हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मेटल फॉर्मिंग कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी हुए हैं चैप्टर्स, जो भी टॉपिक हुए हैं, उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है सुभज्योति? तो बस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले फिनिश कर दूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। करेक्ट, वन बाय वन। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और वन मोर थिंग, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो फटाफट कर दो। करेक्ट है।